जो भी हालिया रातों में अटैक किया गया ईरान की जानिब से, वो हसास इमारतों और अहम अहदाफ तक महदूद रहा है। जो मौजूदा रजीम के अहम अहदाफ है वहाँ तक महदूद रहा है, लेकिन अब ये हमले शिद्दत इख्तियार करेंगे। अब ये बता रहा है ईरान के जनाब, अब हम हमले का दायरा बढ़ाने वाले हैं, लिहाजा सिविलियन यहाँ से निकल जाएं और जाएं। और यहाँ पे जो रजीम है नेतन्याहू का, ये बड़ा जालिम है, ये बच्चों को कत्ल करता है और अब इन्हें इसका सामना करना पड़ेगा। और ये लड़ाई इसराइल ने शुरू की है, जिसके नतीजे में, जारहियत के नतीजे में हमारे पास कोई रास्ता नहीं है इसका जवाब देने के अलावा। तो ये है नाज़रीन ईरान का मौक़िफ़। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि बाकायदा जो सुप्रीम कमांडर हैं उन्होंने ये कह दिया ईरान के कि जनाब हम तो अब एटम बम बनाएंगे, अगर आप बना सकते हैं, आप रख सकते हैं, तो हम क्यों नहीं रख सकते? आपके पास अगर तबाही फैलाने वाले हथियार हैं तो हमारे पास क्यों नहीं हो सकते? आप होते कौन है ये फैसला करने वाले कि हम क्या रखेंगे और क्या नहीं रखेंगे? तो ये अब इस मौक़िफ़ के ऊपर ईरान आ गया। ये वही ईरान है जो कोऑपरेट करता था, ये वही ईरान है जो एग्रीमेंट साइन करता था, ये वही ईरान है जो इंस्पेक्शन भी करवाता था, ये वही ईरान है जो डील भी करना चाहता था, ये वही ईरान है जो बैठ के मुज़ाकरात की टेबल पे बार बार आता था। बल्कि मुज़ाकरात जारी थे जब इसराइल ने अटैक किया और उसके बाद मौखर हो गए। अब वही ईरान कह रहा है जी हम बनाएंगे बम। देखिए, ईरान के अंदर ये सोच मौजूद थी कि वो एटमी कुव्वत बने या ना बने, लेकिन अब तो मेरे ख्याल में इस हमले के बाद बड़ी क्लैरिटी होगी कि अगर हम एटमी कुव्वत होते तो इसराइल इस तरह से हमारे ऊपर मिसाइल हमलों की जरूरत ना करता और ऐसे हमारी पूरी फौजी क़यादत को एलिमिनेट ना करता या फौजी क़यादत के ऊपर अटैक ना करता। कुछ और इतलात भी आ रही हैं ना, और ये इंटरनेशनल मीडिया में छपी हैं। इसराइल ने दावा किया है और अमेरिकन सोर्सेज भी ये दावा कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को बताया गया इसराइल की जानिब से कि हमें इस वक्त एग्जैक्ट आइडिया है कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह को कहाँ पे शहीद किया जा सकता है और हम ये कर सकते हैं, वो हमारे निशाने पर है, हमारे पास ये मौका है और हम उन्हें शहीद कर सकते हैं। जैसा कि इससे पहले उन्होंने आर्मी चीफ को, इंटेलिजेंस चीफ को और बाकी बहुत सारे 5 तारानी इनकलाब के चीफ को इन्होंने हिट किया, तो उन्हें लगा कि अब हम ये भी हिट कर सकते हैं। तो इसराइल ने जब डोनाल्ड ट्रंप को ये प्लान दिया तो अमेरिकन मीडिया ये क्लेम कर रहा है, पता नहीं ये सच्चा है या झूठा है, लेकिन अमेरिकन मीडिया का क्लेम है और वहाँ पे डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स के ऊपर ये चल रहा है। क्लेम ये है कि फिर डोनाल्ड ट्रंप ने मना किया और उन्होंने कहा जी कि ये बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि अमरीकी मफादात के ऊपर ईरान ने कहीं पे अटैक नहीं किया तो अमेरिका नहीं चाहता कि ये लड़ाई इस लेवल तक बढ़ जाए। और अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने इसमें मुदाखलत की है बकौल उनके। हो सकता है ये सच हो सकता है झूठ हो, लेकिन इसराइल ने अमेरिकन ऑफिशियल्स के मुताबिक, जो खबर बाहर आई उसके मुताबिक, इसराइल ने अमेरिका से ग्रीन सिग्नल मांगा था खमीनी साहब के लिए कि वहाँ पे अटैक किया जाए, लेकिन वो मना कर दिया गया। दूसरी जानिब हालात इसराइल के लिए बहुत मुश्किल हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है जी कि मैं अब लड़ाई रोक दूंगा और मैं इसके लिए पूरी कोशिश कर रहा हूं। ईरान और इसराइल के दरमियान जल्दी अमन कायम हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने इस सिलसिले में बहुत सारे लोगों से बातचीत करना शुरू कर दी है। ख़ास तौर पे डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत की है प्यूटन से, क्योंकि उसे इस बात का आइडिया है कि चीन का और रशिया का कुछ ईरान के साथ ऐसा ताल्लुक़ है कि वो ईरान को मज़ीद हमले करने से रोक सकते हैं या इस मामले को कूल डाउन कर सकते हैं। लेकिन ईरान का जितना बड़ा नुकसान हो गया ना, अब ईरान को इस बात पे कायल करना भी मुश्किल है कि वो फौरी तौर पे ये हमले बंद कर दे। और ईरान हमले बंद करते करते भी बहुत सारे मिसाइल दाग देगा। ईरान के पास मिसाइल कितने हैं ये पहले बताता हूँ, फिर ये बताता हूँ कि नेतन्याहू अब क्या चाहता है। और उसको ये समझ आ गई है कि अकेला इसराइल ईरान का मुकाबला नहीं कर सकता। देखिए, अब ईरान का मुकाबला तब तक नहीं कर सकते ये सारे मिलकर भी जब तक ये ईरानी सरजमीन पर नहीं उतरेंगे। ईरान के अंदर तो कोई इनकलाब ला नहीं सकते। कोशिश है उनकी कि वहाँ रजीम चेंज कर दिया जाए किसी तरह, और जो एक इनकलाब के नतीजे में हुकूमत बनी हुई थी उसको ख़त्म करके जो पुराना हुकूमत का एक स्टाइल था, जो मगरिब के साथ कोऑपरेट करके चलते थे, वो हुकूमत ला के बैठा दी जाए। लेकिन ईरान के अंदर ऐसा होता हुआ फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। वो बड़े तगड़े हैं, उनकी बड़ी फोर्स है, बड़ी ताकत है उनकी। अब अगर ये नहीं कर सकेंगे तो फिर इनको ग्राउंड पे अपनी फोर्सेस उतारनी पड़ेंगी ईरान में। अब यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है कि 6.5 लाख फौज के साथ लड़ना भी तो अजाब है ना, बहुत मुश्किल है, लड़ नहीं सकते। और उनके पास रिजर्व में भी बहुत सारी फौज है ईरान के पास, तो ये एक नई मुसीबत बन जाएगी। हाँ, ये जरूर हो रहा है कि इसराइल अपने टारगेट्स अचीव करता चला जा रहा है एक एक करके ईरान में। मिसाल के तौर पे अभी जो नई शहादतें हुई हैं ईरानी जर्नल्स की, इनसे ये पता चलता है कि ईरान के अंदर इसराइल की इंटेलिजेंस बदस्तूर मौजूद है और उस नेटवर्क को ईरान अभी तोड़ नहीं पाया।
ईरान को हर हाल में इजरायली इंटेलिजेंस को नाकाम बनाना पड़ेगा। अब चाहे वो डिजिटल फुटप्रिंट के जरिए आते हैं, चाहे वो किसी और तरीके से आते हैं, टेक्नोलॉजी के जरिए आते हैं, या ह्यूमन रिसोर्स उनके ऐसे हैं जिनके देखो ह्यूमन रिसोर्स के बगैर ये मुमकिन नहीं है। जब तक ये ज़मीनी मदद ना हो तब तक आप इतने बड़े टारगेट अचीव कर नहीं सकते। तो इसराइल का जो नेटवर्क काम कर रहा है ईरान में, ईरान को उसको तोड़ना पड़ेगा। वो उसको तोड़ने में अभी तक कामयाब नहीं हुआ। अब देखें ना, अमेरिका के पास भी सारी टेक्नोलॉजी थी, लेकिन मुल्ला इब्राहिम सदर को वो 20 साल तक उनका ख्वाब ही रहा कि हम पकड़ लें या मार दें, नहीं कर सके। बहुत सारे और तालिबान कमांडर थे, मुल्ला उमर काबू नहीं आए उनके। उसामा बिन लादेन पाकिस्तान आ गए, यहाँ पे आके उनके ऊपर अमेरिका ने अटैक किया। अफगानिस्तान में जब तक वो था उसामा बिन लादेन काबू नहीं आया। बहुत सारे और तालिबान कमांडर हैं, हक्कानी है, पूरा उनका नेटवर्क है, और दीगर तालिबान है, वो कभी काबू नहीं आए। अमेरिकन ने बड़ी कोशिश की, नेटो ने बड़ी कोशिश की, लेकिन वो ये समझ गए थे कि हमने किस तरीके से अपने आप को छुपाना है। उनकी इंफॉर्मेशन लीक नहीं होती थी, जबकि ईरान में इंफॉर्मेशन लीक होती है। उसकी वजह यह है कि ये एक मुनज़्ज़म फोर्स है ना, टेक्नोलॉजी है वो भी इस्तेमाल करते होंगे, और साथ ह्यूमन इंटेलिजेंस का एलिमेंट भी होता है। तो ये ज़रा डिफरेंट है, सिचुएशन डिफरेंट है, लेकिन फिर भी ईरान को ये चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी। अच्छा, अब नेतन्याहू के पास क्या ऑप्शन है? देखिए, अमेरिका तो चाह रहा है कि जंग रुक जाए, यूरोप इसके अंदर पड़ गया है, बरतानिया ने, फ्रांस ने और जर्मनी ने ये ऑफर कर दिया कि आए बैठे मुज़ाकरात करते हैं, जंग बंद कर दें। जो ईरान के इत्तेहादी हैं उनके साथ रब्ते किए जा रहे हैं, तुर्की से रब्ता किया जा रहा है, पाकिस्तान से रब्ता किया जा रहा है, बाकी मुल्कों से, सऊदी अरब से, कि किसी तरह हम चीज़ों को कूल डाउन करें। जबकि जो मुसलमान मुल्क है वो पूरी कुव्वत से ईरान के साथ खड़े, हथियारों के साथ तो नहीं खड़े, फिजिकली तो नहीं जाके लड़ रहे, लेकिन वो इखलाकी नुक्ता नज़र से वो ईरान को कह रहे हैं जी आपके साथ गलत हुआ, आपके साथ ज्यादती हुई, आप जो कर रहे हैं हम आपकी सपोर्ट कर रहे हैं इसमें, क्योंकि इसराइल ने आपके ऊपर पहले अटैक किया, उसने जुल्म किया, उसने जबर किया, वो जिम्मेदार है, उसके ऊपर आप जवाब दे दें। तो पाकिस्तान हो या तुर्की हो या सऊदी अरब हो या यूएई के दीगर ममालिक हो, अभी वहाँ पे उन्होंने जीसीसी की मीटिंग भी बुला ली है, और ये जो जीसीसी है इसकी मीटिंग के अंदर कुछ अहम फैसले किए जाएंगे। ये गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, इसमें बहरीन है, कुवैत है, ओमान है, कतर है, सऊदी अरब है और यूएई है। ये तमाम ममालिक ईरान के सामने वाली साइड पे है। सबसे बड़ा मुल्क जो है वो इसमें सऊदी अरब है, उसके बाद जो है ओमान एक बड़ा मुल्क है, कतर, कुवैत, बहरीन और यूएई। ये 6 ममालिक अब बैठेंगे और इस सूरत-ए-हाल के ऊपर जायजा लेंगे, क्योंकि इस जंग के बाद आलमी मंडी के अंदर तेल की कीमत कुछ बढ़ी है, लेकिन जैसे ही तेल की कीमत बढ़ी तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने बिल्कुल इंतजार नहीं किया और फौरी तौर पे पाकिस्तानी अवाम के लिए तेल की कीमत बढ़ा दी। यानी लगभग कोई 5 रुपए के आसपास, 4 रुपए 80 पैसे इन्होंने पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी है, और 7 रुपए 95 पैसे, लगभग 8 रुपए इन्होंने डीजल के ऊपर कीमत बढ़ा दी है। अंदाजा करें, गुज़िश्ता कई महीनों से लगातार आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें नीचे जा रही हैं और पाकिस्तान की अवाम को पाकिस्तान की हुकूमत रिलीफ नहीं दे रही। लेकिन जैसे ही इन्हें पता चला कि आलमी मंडी में अब ऊपर का ट्रेंड है, तो फौरी तौर पे धड़ाधड़ इन्होंने आलमी मंडी के ट्रेंड को फॉलो करते हुए पाकिस्तानी अवाम को जो रिलीफ देना था वो देने की बजाय उनकी जेब से मजीद पैसा छीनने का बंदोबस्त कर लिया है। नाज़रीन, इस्राएली शहरी जो है वो खुद को अब गैर महसूस कर रहे हैं। जो वीडियोज़ आ रही हैं उनमें यही दिखाई दे रहा है। अगर ईरान ये हमला कंटिन्यू रखता है अगले चंद दिन के लिए, तो याद रखिएगा कि नेतन्याहू के लिए बड़ी सियासी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, और हो सकता है कि इस्राएली शहरी ही नेतन्याहू के खिलाफ हो जाएं और उसके लिए एक नई मुसीबत बन जाए, क्योंकि उन्होंने कभी भी ये सोचा भी नहीं था कि उनके ऊपर भी बम गिरेंगे। वो यही सोच रहे थे कि हम ही बम गिराएंगे हमेशा, हमारे ऊपर तो आयरन डूम की छतरी है और वो छतरी किसी बम को हमारे तक पहुंचने नहीं देगी। लेकिन अब बिल्डिंगें भी गिर रही हैं, इमारतें भी तबाह हो रही हैं, इंस्टॉलेशंस भी तबाह हो रही हैं, एनर्जी जहाँ पे ये स्टोर करते हैं या जो इनके एनर्जी के प्लांट्स हैं वो भी तबाह हो रहे हैं, जहाँ पे इनका फ्यूल के स्टेशन हैं या डिपोज हैं वो भी तबाह हो रहे हैं। तो जब इतनी तबाही फैल रही है और ये तबाही आने वाले वक्त में मजीद फैलेगी, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कुछ और मिसाइल्स हैं जो अभी तक ईरान ने इस्तेमाल नहीं किए। अभी तक जो फतह 2 है उसको इस्तेमाल नहीं किया और जो सजल है उसको इस्तेमाल नहीं किया। ये 2 बड़े ख़तरनाक हथियार हैं ईरान के पास, लेकिन ईरान ने इन दोनों हथियारों को इस्तेमाल नहीं किया। इनकी रेंज भी बहुत ज़्यादा है, ये मैक 5 की रफ्तार से जाते हैं, यानी बहुत तेज़ रफ्तार ये मिसाइल्स हैं और ये उसकी बेस्ट रफ्तार के ऊपर जाते हैं। और यानी ये काला वाला मिसाइल अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखें तो ये ईरान का बना हुआ मिसाइल है, ये 1400 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है और ये वारहेड को भी ले जाता है और ख़ासा तगड़ा मिसाइल है। ये अभी तक ईरान ने इस्तेमाल नहीं किया। फिर सैजिल मिसाइल जो है ये भी ईरान का बनाया हुआ मिसाइल है,
इसको भी उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। ये 2000 से 2500 किलोमीटर तक उसकी रेंज है, यानी बड़े आराम से ये इसराइल के हर कॉर्नर को निशाना बना सकता है। और ये भी बैलिस्टिक मिसाइल है, सॉलिड फ्यूल इसके अंदर इस्तेमाल होता है, और ये भी एक बड़ा एक्यूरेट मिसाइल है। 10 मीटर की रेंज के अंदर अंदर गिरता है, जहाँ पे आपने मारना है ये मैक्सिमम अगर इसके अंदर एरर आएगा तो 10 मीटर का आएगा, 2500 किलोमीटर दूर जाके भी। तो ये भी अपने टारगेट को हिट करने वाला मिसाइल है, बड़ा मिसाइल है। तो अभी तक ईरान ने इनको इस्तेमाल नहीं किया। ईरान के बहुत सारे खुफिया मिसाइल और हथियार जिनके वो तजर्बे करता रहा गुज़िश्ता 10-15 साल में, वो उसने इस्तेमाल नहीं किए अभी तक। और उसके पास मिसाइलों का ज़ख़ीरा कितना है, इस हवाले से कुछ इतलात गर्दिश कर रही हैं कि अगर ईरान ये हमले 1 साल तक जारी रखे या इससे ज़्यादा अरसे तक जारी रखे, तब भी वो रोज़ाना की बुनियाद पर यह मिसाइल दाग सकता है। उसने इतनी बड़ी मिसाइल सिटी बनाई है।